अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो इसी पाठ के पिछले वीडियो में हमने वसूली खाता, जिसे हम संपादन खाता भी कहते हैं, वह सीखा था। ठीक है, सब मैंने आपको बताया था कि यहाँ संपत्ति उधार होती है, दायित्व जमा होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जहाँ मैंने आपको रोजनामचा करके ही बताया था इस खाते के बारे में। तो आज हम इसी के ऊपर से क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। ठीक है, तो स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों की पेढ़ी के विसर्जन के संजोग में होने वाली प्रविष्टियां लिखिए। तो इस चैप्टर में हमको खाली क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ही करना है, जिससे हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। यही सवाल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला व्यवहार लिखा हुआ है, पेढ़ी के विसर्जन के समय ख्याति की बही कीमत 56,000 की है। ठीक है, हमारे पास ख्याति कितनी है? 56,000। ख्याति हमारी अदृश्य संपत्ति है। कहाँ लिखते हैं हम? वसूली खाते उधार लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रोजनामचा लिखेंगे। हम ख्याति को वसूली खाते उधार पक्ष में लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वसूली खाते उधार। तो ख्याति खाते क्या हो जाएगा? जमा। तो ख्याति खाते से कुछ इस प्रकार से। ठीक है, वसूली में उधार में लिखते हैं, तो ख्याति खाते क्या हो जाएगा? जमा। कितनी कीमत थी उसकी? 56,000। तो 56,000 और 56,000 इस प्रकार से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, उसकी कोई रकम नहीं मिलती। अगर अदृश्य संपत्ति के बारे में कुछ ऐसा कहा गया है कि उसकी कोई संपत्ति नहीं मिलती, तो हम व्यवहार का लेखा करेंगे नहीं। ठीक है, खाली किसके बारे में देखना है? अगर अदृश्य संपत्ति के बारे में कहा है कि कोई रकम नहीं मिल रही, तो हम लेखा करेंगे नहीं। ठीक है, अगर इसकी जगह पे दृश्य संपत्ति होती तो हम लेखा करते, बट यहाँ पे ख्याति कैसी है? अदृश्य संपत्ति, तो इसका हम लेखा करेंगे नहीं। ठीक है, मतलब इस व्यवहार में खाली एक ही रोजनामचा होगा, वसूली खाते उधार, ख्याति खाते से 56,000 और 56,000। ठीक है, इसकी हमें कोई रकम मिलती नहीं है, तो लेखा करेंगे नहीं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, विसर्जन के समय पक्की तलवट में जमीन मकान 8 लाख और विनियोग 2 लाख के दर्शाए हैं। तो हमारे पास दो संपत्ति है, एक जमीन मकान और विनियोग। संपत्ति हम कहाँ लिखते हैं? वसूली खाते उधार। अगर वसूली खाते उधार होगा तो जमीन मकान और विनियोग खाते क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे का पहला व्यवहार। ठीक है, यहाँ पे दो व्यवहार होंगे, वसूली खाते उधार और जमीन मकान और विनियोग खाते क्या कर देंगे? हम जमा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, कितनी कितनी संपत्ति थी? जमीन मकान हमारे पास 8 लाख का है और विनियोग हमारे पास 2 लाख का है। टोटल कितना हो गया संपत्ति हमारे पास? 10 लाख की संपत्ति हमारे पास। आगे लिखा हुआ है, उसके क्रमशः 9 लाख और 1,50,000 मिले सबसे रोकड़ आती है, आए तो उधार। तो दूसरे पक्ष में रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाते उधार। अगर रोकड़ खाते उधार हो रहा है तो वसूली खाते क्या हो जाएगा? जमा। तो वसूली खाते से इस प्रकार। ठीक है, 9 लाख और 1,50,000, टोटल कितना मिल रहा है हमको? 10,50,000 हमको मिल रहा है। तो यहाँ मैंने एंट्री करी कुछ इस प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास संपत्ति थी, संपत्ति को हमने वसूली खाते में दर्शाया। बाद में हमको रोकड़ मिली, तो रोकड़ खाते उधार, वसूली खाते से 10,50,000, 10,50,000। ये हुआ हमारा दूसरा व्यवहार। अब हम देखते हैं तीसरा व्यवहार। आगे लिखा हुआ है, पेढ़ी की कुल संपत्तियां 2 लाख है, जिसमें चालू संपत्तियां 40% है। ब्रैकेट में लिखा है, रोकड़ 10,000 सहित चोपड़ा कीमत से उपज हुई। तो यहाँ हमको थोड़ी कुछ गणना करनी पड़ेगी, तो मैं आपको करके बताता हूँ। कुल संपत्ति हमारे पास कितनी की है? 2 लाख की, जिसमें से 40% किसकी है? चालू संपत्ति। 40% चालू संपत्ति है, तो बाकी की बची कितनी? 60%, जो हमारे की संपत्ति होगी बिन चालू, या हम बोल सकते हैं उसको स्थिर संपत्ति। ठीक है, ये कैसी है? चालू। अगर 2 लाख का 40% निकालोगे तो 2 लाख का 40% हमारे पास 80,000 आया, जिसमें से हम क्या माइनस करेंगे? रोकड़, क्योंकि रोकड़ को हम बेच सकते नहीं है, तो रोकड़ हम माइनस कर देंगे। तो रोकड़ कितनी थी हमारे पास? 10,000। 10,000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा? 70,000। ठीक है, अगर 2 लाख का 40% इधर आ गया तो 60% बचा कितना? 1,20,000। वो हमारी क्या कहलाएगी? स्थिर संपत्ति। तो ये हो गई हमारी स्थिर संपत्ति और ये हो गई हमारी चालू संपत्ति। तो टोटल हमारे पास संपत्ति कितनी है? 1,20,000 की और यहाँ पर 70,000 की। तो इसका लेखा हम करेंगे वसूली खाते उधार, स्थिर संपत्ति खाते से और चालू संपत्ति खाते से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे वसूली खाते उधार
चालू संपत्ति खाते से। दूसरा बिन चालू भी लिख सकते हो और आप स्थिर भी लिख सकते हो, ठीक है, स्थिर संपत्ति खाते से, ठीक है। स्थिर संपत्ति हमारे पास कितनी थी? 1,20,000 और चालू संपत्ति कितनी है हमारे पास? 70,000। टोटल कितना होगा? 1,90,000 की संपत्ति हमारे पास है। आगे सवाल में लिखा हुआ है चोपड़ा कीमत से उपज हुई। चोपड़ा कीमत को हम वही कीमत भी बोलते हैं। इसका मतलब जो कीमत हमारे पास थी वही कीमत से उपज, उपज का मतलब हमको बेचने से उसको लाभ हुआ, बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो ये पहला रोजनाम था। अब दूसरा रोजनाम था, क्या होगा इसका? पैसा आएगा तो रोकड़ खाते उधार, तो वसूली खाते क्या हो जाएगा? जमा से, ठीक है। चोपड़ा कीमत मतलब वही कीमत, यानी 1,90,000 रकम ही हमको मिली है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला व्यवहार हमने किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, यही सवाल बोर्ड में आते हैं। अब हम करेंगे चौथा व्यवहार। चौथे में लिखा है बही में ख्याति दर्शाई नहीं है, फिर भी विसर्जन के समय उसकी बिक्री के 50,000 मिले हैं। अगर ख्याति हमारे पास नहीं थी तो हम लेखा नहीं करेंगे उसका, सीधी सी बात है। बट फिर भी विसर्जन के समय हमको कितने मिल गए हैं? 50,000 मिले हैं। मिले से तो रोकड़ आती है, तो रोजनामचा करना पड़ेगा इसका। तो रोजनामचा कुछ इस प्रकार से होगा, रोकड़ खाते उधार, वसूली खाते क्या हो जाएगा? जमा, वसूली खाते से 50,000 50,000, ठीक है। यहाँ पे पहले व्यवहार में कैसा था कि ख्याति तो थी बट बेचने से कुछ मिले नहीं थे हमको, उसकी उपज नहीं थी तो हमने लेखा नहीं करा था। बट यहाँ पे ख्याति नहीं है फिर भी हमको मिले हैं, अगर मिले हैं तो लेखा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं कहा था तो हमने लेखा नहीं करा। ये सिर्फ अदृश्य संपत्ति के साथ ही होगा, जैसे कि ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। अगर उसके बारे में कुछ कहा है मिलने के बारे में तो हम लेखा करेंगे, अगर कुछ नहीं कहा है तो हम लेखा करेंगे नहीं। बस अगर हमारे पास संपत्ति है तो संपत्ति का लेखा हम कर देंगे। बट यहाँ पर संपत्ति नहीं थी फिर भी हमको बेचने से पैसे मिले, पैसे तो हमारे पास आ रहे हैं तो उसका लेखा हमको करना पड़ेगा। तो रोकड़ खाते उधार, वसूली खाते से 50,000 और 50,000। इस प्रकार हमने 4 व्यवहार करे। आगे 5वां लिखा हुआ है लैपटॉप की कीमत 35,000 है। लैपटॉप हमारी संपत्ति है, संपत्ति हम वसूली खाते उधार पक्ष में लिखते हैं, तो वसूली खाते उधार, तो लैपटॉप खाते क्या हो जाएगा? जमा लैपटॉप खाते से 35,000 और 35,000। आगे लिखा हुआ है एक साझेदार उसे 25,000 में ले जाता है। अगर साझेदार 25,000 में ले जाता है तो साझेदार यहाँ पे लेने वाला हुआ, तो साझेदार के पूंजी खाते उधार, तो वसूली खाते क्या हो जाएगा? जमा, ठीक है। मैंने आपको सब बताया था वसूली खाता जब हम सीख रहे थे तब। तो ये पहला रोजनामचा हुआ। दूसरा रोजनामचा साझेदार लेने वाला है, तो साझेदार के पूंजी खाते उधार, वसूली खाते क्या हो जाएगा? जमा। कितने में? 25,000 में ले गया है तो 25,000 और 25,000। तो इस प्रकार हमने 5वां नंबर का व्यवहार करा। अब हम देखेंगे छठा। एक साझेदार अपनी श्रीमती की पेढ़ी की लोन 40,000 चुकाने का स्वीकार करता है। सबसे पहले लोन हमारा दायित्व है। दायित्व हम कहाँ लिखते हैं? वसूली खाते जमा पक्ष में, तो यहां लिखूंगा मैं वसूली खाते से। तो श्रीमती की लोन खाते क्या हो जाएगा? उधार, तो श्रीमती की लोन खाते 40,000 की लोन है हमारे पास, तो 40,000 और 40,000। तो ये पहला व्यवहार हुआ। अब इसी लोन को देना कौन स्वीकार कर रहा है? साझेदार चुकाना स्वीकार करता है, तो वो देने वाला हुआ। तो दूसरा व्यवहार, अगर वो दे रहा है तो वो देने वाला है, देने वाले खाते जमा, साझेदार के पूंजी खाते जमा, तो वसूली खाते क्या हो जाएगा? उधार, तो वसूली खाते उधार 40,000 और 40,000। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 में 1 से लेकर 6 तक व्यवहार करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है,
तो आगे के व्यवहार अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।